नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। चर्चा में बात होगी साल 2021 की बड़ी खबरों की। प्रमुख खबरें वो जिन्होंने सुर्खियां बटोरी, बड़ी खबरें वो जिनका असर मध्य प्रदेश और देश में हुआ, वो बड़ी खबरें जिनसे मध्य प्रदेश को पहचान मिली, या वो बड़ी खबरें जिनके जरिए मध्य प्रदेश सुर्खियों में रहा है। ऐसे कई बड़ी घटनाएं, कई बड़ी चीजें मध्य प्रदेश में, देश में 2021 में हुई हैं। साल की शुरुआत हुई थी, देश के लिहाज से समझे, मध्य प्रदेश के लिहाज से समझे तो वैक्सीनेशन से। जब कोरोना के खतरे या कोरोना का पूरा संकट का सामना हम सब कर रहे थे और 2020 का जब अंत हो रहा था तो 2021 से बहुत ज्यादा उम्मीदें देश को थी। और 2021 का महीना, पहला महीना जनवरी का महीना जब आया तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देश भर में शुरू हो गई। और वो प्रक्रिया 100 करोड़ तक कैसे पहुंची, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहा। उसके अलावा कैसे इंदौर ने स्वच्छता का पंच मारा, स्वच्छता के मामले में देखें तो पूरे देश में एक बार फिर नंबर 1 बना शहर। केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसने बुंदेलखंड की अगर बात करें तो उसको एक बड़ी सौगात दी है, एक बड़ी राहत उस योजना के पूरा हो जाने के बाद मिलेगी और उसको मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दी। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें रही। किसान आंदोलन, किसानों का आंदोलन शुरू हुआ और किस तरीके से वो वापस हुआ, प्रधानमंत्री ने क्या बात कही और उसके बाद कैसे किसानों का ये पूरा आंदोलन वापस लिया गया। इसके अलावा कई और बड़ी खबरें होंगी जिस पर चर्चा होगी हमारे इस कार्यक्रम में। भोपाल मध्य प्रदेश के लिहाज से समझे तो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात प्रधानमंत्री ने भोपाल को दी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जनजातीय गौरव सम्मेलन भोपाल में हुआ, प्रधानमंत्री शामिल हुए और राष्ट्रपति भी इस पूरे साल में मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे। इन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं, आइए आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ सुशील शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ रवि खरे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों पत्रकारों महोदयों के साथ में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले रवि खरे जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा सर। देश में 2021 की जब शुरुआत हुई तो पूरी नजर पूरे देश की जनता की थी, वो थी वैक्सीनेशन को लेकर, उम्मीद टीकाकरण को लेकर थी। और आखिर वो दिन आया जब 16 जनवरी वो तारीख थी जब देश भर में टीकाकरण की प्रक्रिया चालू हुई और साल का अंत आते आते वो आंकड़ा 100 करोड़ हमने छू लिया। पूरे साल ये वैक्सीनेशन चला, बल्कि ये कहें कि एक बड़ा तंत्र, एक बड़ा वर्ग वैक्सीनेशन के लिए लगा रहा। सर, ये खबर, ये घटना, ये पूरा साल भर ये प्रक्रिया चल रही थी, ये किस तरीके से चली और देश ने वैक्सीनेशन के मामले में ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में किस तरह का मैसेज दिया? बिल्कुल आदित्य, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, ये मुझे लगता है कि ये इस सदी जो हम देख रहे हैं, जो हमने देखी पिछली सदियाँ, उनमें सबसे भीषणतम त्रासदी अगर कहा जाए तो वो कोरोना काल की थी। और निश्चित रूप से इस बार जो डेल्टा वेरिएंट था उसने इतना लोगों को प्रभावित किया और हर घर से करीब करीब देखा जाए तो हर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर इससे प्रभावित हुआ और उसकी मृत्यु हुई। सही मायने में देखा जाए तो कोरोना की जो इलाज था उस इलाज में सबसे बड़ी नज़रें जो थी वो वैक्सीनेशन पर थी और सबकी, पूरी, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर लगी थी कि वैक्सीनेशन किस तरीके से शुरू होगा और वैक्सीन कब मिलेगी। इस बात को लेकर कि बहुत चिंताएं लोगों के मन में थी, क्योंकि लगातार जो डेथ रेट था वो बढ़ता जा रहा था और मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर जिस तरह से भारत हमेशा गर्व करता आया है, भारत को एक गर्व सीरम इंस्टीट्यूट ने दिया जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया। हाँ। और कोविशील्ड वैक्सीन जो लगना शुरू हुई, जब जनवरी से ये लगना शुरू हुई, 16 जनवरी को अभियान शुरू हुआ और देखते देखते मतलब 8-9 महीने के अंदर अगर ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाए तो समझिए आपकी कितनी बड़ी बात है। एक इतने बड़े देश में जहां पर अरबों की जनसंख्या है और वहां पर 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन, निश्चित रूप से ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। और दूसरा कि भारतीय लोग जो चिंता में डूबे हुए थे कि अब हमारा क्या होगा, उनको इस वैक्सीनेशन के माध्यम से निकाला गया और वैक्सीनेशन का लगातार ये क्रम चलता रहा। पहले लोग थोड़ा सा डरे कि वैक्सीनेशन करवाएं नहीं करवाएं, लेकिन जब उन्हें दिखा कि ले देकर हमारे सामने जो कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है वो वैक्सीनेशन है और इससे हमारे परिवार के लोगों की जान बच रही है, हमारे अपने बच रहे हैं, तो फिर लोग आगे आए और उन्होंने लगवाया और ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि। सुशील जी, दूसरी लहर जब आई, डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप जब पूरे देश में देखने
को मिला और वो दूसरी लहर ने कई भयावह तस्वीरें हमको दिखाई। जो हम आज शहर जाते हैं, डर जाते हैं उन तस्वीरों को जब कभी दोबारा देखते हैं या उस दौर को याद करते हैं। वो समय कितना कठिन था भारत के लिहाज से। देखिए, भारत जैसी आबादी वाले देश में जहाँ 150 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के, और वो शिक्षित अशिक्षित दोनों मिक्स पॉपुलेशन है, ग्रामीण एरिया भी ज़्यादा, ऐसे देश में जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, और ऐसा डेल्टा वेरिएंट, देखिए डेल्टा वेरिएंट जिस तरीके से एकदम से बढ़ा था, उसने वास्तव में न केवल विश्व को हिलाया था, भारत भी उससे बहुत प्रभावित हुआ था। अनगिनत लोग काल कलवित हो गए थे। उसके बावजूद भी देखिए सरकार ने जो अपनी तैयारियां की वो बहुत बेस्ट लेवल पे करने की कोशिश की, और इसमें मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि पिछले साल उन्होंने जिस तरीके का लॉकडाउन करके बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया था, वो एक उसका बहुत बड़ा असर आपको 2021 के डेल्टा वेरिएंट में देखने को मिला। अन्यथा अगर पुरानी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हम इस मैदान में उतरते तो हम बहुत ज्यादा जनहानि हमें देखने को मिलती। तो ये सरकार के लिए धन्यवाद की बात। दूसरा, आप देखिए समाज सेवा का भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल रहा। हमें मालूम है कि हमारे देश ने ऑक्सीजन की कमी को भी भोगा, हमने जो है रेमडेसिविर की कमी को भी भोगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है भारत के लोगों ने जो है कह सकते कि जो शक्ति है उसको नहीं खोया। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वैक्सीनेशन। भारत जैसे देश में जहां पर तरह तरह की भ्रांतियां लोगों में फैली हुई थी, और आप देखे होंगे ऐसे ऐसे वीडियोस सामने आए कि लोग वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते, उसके बावजूद स्वास्थ्य की जो पूरी टीम है, जिस अमले ने इस काम को अंजाम दिया, 100 करोड़ लोगों को भारत जैसे देश में टीका लगाना सामान्य बात नहीं है, वो भी इतने कम समय में। इसको लेकर पूरा विश्व आश्चर्यचकित है, क्योंकि विश्व एक बात को लेकर बहुत ज्यादा आशंकित था कि यदि सबसे ज्यादा अगर हानि कहीं होगी तो वो भारत में होगी, लेकिन भारत ने उस हानि को रोकने में कामयाबी हासिल की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। रवि जी, किसानों का आंदोलन जी, किसानों का आंदोलन बहुत चर्चाओं में रहा और बहुत समय तक वो बॉर्डर्स पर बैठे रहे दिल्ली और आसपास की, और उसका असर ना सिर्फ दिल्ली और आसपास के इलाकों में बल्कि पूरे देश में भी देखने को मिल रहा था। उसके बाद सरकार जिस मंशा के साथ वो कृषि कानून लेकर आई थी, उनको वापसी की बात प्रधानमंत्री ने कही, और उसको पिछला जो सत्र निकला इस साल के अंत में जो शीत सत्र हुआ उसमें उसको वापस भी ले लिया गया। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपना वक्तव्य दिया था कि शायद हम किसानों को समझा नहीं पाए हैं, या किसानों को समझाने में हम शायद चूक रहे हैं या कमजोर दिखाई दे रहे हैं, इसको किस तरीके से समझें? ये कृषि कानून किस तरीके के थे? और एक प्रधानमंत्री का, अगर किसान नहीं समझ पाए हैं, उनको ऐसा लगता है, और एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, ऐसे में एक प्रधानमंत्री का इस तरीके से स्क्रीन पर आना, टीवी पर आना और संबोधित करते हुए कहना, वो भी तब गुरु नानक जयंती के दिन, कि एक बड़ा आंदोलन एक तरीके से खत्म हो गया था। देखिए, मोदी जी की यही खासियत है कि वो किसी चीज को जब लागू करते हैं तो उस पर पूरी दृढ़ता से उतरते हैं, और उनकी कोशिश ये रहती है कि इससे जो हमारे देश के लोग हैं सब लोग संतुष्ट हों। ऐसा नहीं कि वो एक रूपता करके और एक अपनी अड़ियल रवैया अपना के किसी चीज को लागू करते हैं। वो उसके पीछे उनकी एक दूरदृष्टि होती है, एक सोच होती है कि इससे कुछ अच्छा हो। शायद कृषि कानूनों को भी हम लें तो जो 3 कानून बनाए गए थे, उनके पीछे भी बहुत सारे उद्देश्य ऐसे निहित थे कि हमारे देश का जो किसान, हमारी जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको फायदा पहुंचे। लेकिन किसानों को पता नहीं कैसे या तो भ्रमित किया गया, या फिर वो 2 चीजों पर अड़े रहे। एक तो एमएसपी का उनको डर था कि एमएसपी हमको नहीं मिलेगी, दूसरा ये था कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। ये जो 2 कारण जो प्रमुख थे, इसमें मुझे लगता है कि लोग, सरकार में बैठे लोग और राजनेता उनको समझा नहीं पाए, या जिस दृढ़ता के साथ में राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए था, जो सरकारी कर्मचारियों को आगे आना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था, कृषि विशेषज्ञों को उनको समझाना चाहिए था, उसमें मुझे लगता है कि ये यहाँ कहीं खामी रही है कि वो किसानों को नहीं समझा पाए। इसलिए 14 महीने तक लगातार एक आंदोलन का चलना, ये एक बहुत बड़ी बात है कि 14 महीने तक पूरा किसान वहाँ पर डटा रहे, और 2-2 जगह इतने बड़े मोर्चे पर किसान डटे रहे, सब खाना पीना। लेकिन एक चीज और बिल्कुल आपने सही कहा सर, कि जब ये आंदोलन चला, आपने कहा 14 महीने के करीब ये आंदोलन चला, लोग ये कहते थे कि सरकार बहुत हटी होती है, वो भी इस पर पूर्ण बहुमत की सरकार है तो जो चाहे वो कर सकती है, अगर सरकार ने सोच लिया है तो उसको लागू करके रहेगी। लेकिन इस सरकार ने ये भी बताया
कि अगर कोई हमारा देश की प्रजा किसान जिनके लिए आंदोलन वो कानून लेकर आए थे वो अगर तैयार नहीं है तो हम वापस भी हो सकते हैं, झुकना भी बताया। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, मोदी जी को अगर हम लें तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अड़ियल रवैये के हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था किसानों के प्रति। नहीं तो सरकार के पास एक बहुत अच्छा मौका था जब 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसे थे और इतना उपद्रव हुआ था, तो उस टाइम सरकार चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी, हर तरीके से आंदोलन को कुचल सकती थी। लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि किसानों की जब तक वो किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे थे तब तक उनके मन में यही विचार था कि जब हम इनको समझा दें, अगर ये मान जाते हैं ठीक है, जब देख लिया कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, ये नहीं समझ रहे हैं, तो फिर मोदी जी ने आगे आकर के ये कदम उठाया और उसको वापस ले लिया। सुशील जी, प्रधानमंत्री भोपाल मध्य प्रदेश के दौरे पर भी पहुंचे और मध्य प्रदेश का वो दौरा ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए खास था बल्कि पूरे देश के लिए खास था। गौरव आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस था वो, और टंट्या मामा की जन्म जयंती पर उस जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी और उसकी शुरुआत भोपाल से हुई, मध्य प्रदेश से हुई और प्रधानमंत्री खुद यहाँ पहुंचे। कितना बड़ा अवसर था वो, कितना बड़ा एक आदिवासी समाज के सम्मान को लेकर दिन था। देखिए, हमारे अगर आप पूरी संस्कृति में भी देखेंगे और खासकर आप जो है आज़ादी के आंदोलन में भी देखेंगे तो आदिवासी समूह का बड़ा योगदान रहा है और उसमें बिरसा मुंडा भगवान की तरह पूजे जाते हैं, जो अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा जो है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी की थी। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि आज़ादी के बाद भी आदिवासियों को उनका उत्थान उतना नहीं हो पाया है। इस बात को लेकर भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंता भी कर रहे हैं और योजनाएं भी ला रहे हैं। तो उसी सम्मान के लिए कि जो आदिवासी, जो देखिए हम क्रांतिकारियों की बात करते हैं तो उसमें बाकी बहुत सारे महापुरुषों के नाम आते हैं, लेकिन आदिवासी जो क्रांतिकारी हैं या जो बलिदानी, उनके नाम बहुत कम लोगों तक है जानकारी में हैं। आप और हम जैसे लोग जानते हैं लेकिन बहुत लोगों को नहीं जानकारी है। तो ये एक बड़ी श्रृंखला जो है भारत सरकार ने शुरू की है। इसीलिए जनजाति गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस पर जो है प्रधानमंत्री भोपाल आए और आपने देखा होगा भोपाल में कितनी बड़ी संख्या में आदिवासियों का समूह जुटा था प्रधानमंत्री का स्वागत करने। प्रधानमंत्री ने भी वहां पर सीधे संवाद किया और जो आदिवासी वर्ग के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो नई घोषणाएं करके जो है आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने की जो एक बड़ी कोशिश है, उसको इस कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए। सुशील जी, रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री ने किया और न सिर्फ उस रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया बल्कि उसका नाम भी बदला गया। आदिवासियों के गौरव को बढ़ाने को लेकर रानी कमलापति के नाम से उसको दिया गया। हबीबगंज पहले नाम हुआ करता था, उससे बदल दिया गया उसको। ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन देश की रेल सुविधाओं के विस्तार में किस तरीके के मील का पत्थर साबित हो सकता है? देखिए आदित्य जी, मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश और हम भोपाल वासियों के लिए बड़े गौरव की बात है कि देश का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो है वो भोपाल में बना और उसको जो है प्रधानमंत्री ने आदिवासी गौरव दिवस पर भोपाल की जो गौंड रानी कमलापति के नाम पर जो उसका स्टेशन का नाम भी रखा गया। देखिए, हमारा देश लगातार विकास कर रहा है, विकास का उत्तरोत्तर विकास और धीरे धीरे होता है, लेकिन हम उस विकास की झलक को हम भोपाल के लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है आपको ये जानकारी होगी भी नहीं तो मैं बता रहा हूं कि जब से ये स्टेशन शुरू हुआ है तब से आप देखिए वहां पर कितने लोग स्टेशन देखने जाते हैं और कितने सोशल मीडिया पर उसको अपडेट करते हैं कि हमने ऐसा स्टेशन नहीं देखा। एक टूरिज्म का एक बड़ा पॉइंट बन के रह गया। तो ये बड़ी उपलब्धि भोपाल के लिए भी हो और ऐसा विकास की इस तरीके की गाथाएं गढ़ी जानी चाहिए। मैं उसी तरफ दूसरी एक बात और प्रधानमंत्री ने जो इस समय कही, देखिए 5 आदिवासी संग्रहालय भी मध्य प्रदेश में खुलने जा रहे हैं। तो आदिवासी गौरव दिवस को गौरव दिवस नहीं, गौरव गाथा को लगातार कहा जाएगा और आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने की एक बड़ी पहल थी। रवि खरे जी, राष्ट्रपति भी आए मध्य प्रदेश के दौरे पर, जबलपुर में वो पहुंचे, अखिल भारतीय राज्य न्यायिक अकादमी के कार्यक्रम में वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने यही कहा कि जो पेंडेंसी है कोर्ट्स की, मामलों की, उसको कम करने को लेकर प्रयास होने की आवश्यकता है। ये मध्य प्रदेश के विधि के लिहाज से समझें, कानून कोर्ट के लिहाज से समझें, केसेस की पेंडेंसी के लिहाज से समझें, तो ये दौरा कितना महत्वपूर्ण था?
देखिए, बिल्कुल ये दौरा एक तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि राष्ट्रपति जैसा एक सर्वोच्च संवैधानिक जो व्यक्ति है वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आते हैं, हमारी कला को देखते हैं, हमारी संस्कृति को देखते हैं, हमारी नदियों को देखते हैं, हमारी गौरव गाथा को देखते हैं। लेकिन उसके साथ ही मन ही मन में उनके कहीं ना कहीं ये विचार था कि जो सबसे बड़ी संस्था कही जानी चाहिए, न्याय व्यवस्था, क्योंकि आजकल जब लोग सब जगह से हार जाते हैं तब उन्हें एक ही व्यवस्था पर भरोसा होता है, वो होती है न्याय व्यवस्था। अगर न्याय व्यवस्था में हमारी खामियां हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोगों को भोगना पड़ता है। इसलिए राष्ट्रपति जी ने जो संदेश दिया कि न्यायिक जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने आप को अपग्रेड करें, अपने नई नई टेक्निक जो है उनका इस्तेमाल करें न्याय प्रक्रिया में, क्योंकि अब वो पुराने ढर्रे पे न्याय नहीं होगा कि जिससे सालों मुकदमे चलते हैं और लोग पता चला कि जिनके मुकदमे चल रहे हैं वो तो इस दुनिया को ही छोड़ जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा तुरंत न्याय चाहिए और एक अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ में जो समूचा न्याय है वो लोगों को मिले। इसके लिए न्याय व्यवस्था को अपडेट रहना भी बहुत जरूरी है। सुशील जी, केन बेतवा लिंक परियोजना एक बहुत बहुप्रतीक्षित परियोजना है और लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही थी और आखिरकार साल का अंत होते होते हाल के कुछ दिनों पहले केंद्रीय कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। इससे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का एरिया है उसको लाभ होगा, किसानों को लाभ होगा, खासकर सिंचाई के क्षेत्र में लाभ होगा। पेयजल की जो समस्या या पानी की समस्या बुंदेलखंड को लेकर है वो खत्म होगी। कितनी बड़ी ये परियोजना है और कैसे इस परियोजना के जरिए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी? देखिए आदित्य जी, मुझे लगता है कि नदी जोड़ने की जो सपना है वो प्रधानमंत्री, पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है संजोया गया था और उसकी मुझे लगता है कि चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी का मध्य प्रदेश से सीधा नाता रहा है और आप देखें कि ये संयोग है कि केन बेतवा जो लिंक, एक दोनों बड़ी नदियां हैं, इन नदियों का लिंक होने से बुंदेलखंड एक बहुत बड़ा सूखा प्रभावित क्षेत्र है और लगातार वहां पर जो है पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, खेती वहां पर समृद्ध नहीं है। यदि ये नदियां जुड़ जाएंगी तो मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश का एक जो बड़ा हिस्सा जो प्रभावित है सूखे से, उसका न केवल सिंचाई का रकबा बढ़ जाएगा, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा हेक्टेयर जमीन जो है मध्य प्रदेश की उसमें सिंचित होगी बुंदेलखंड में। और इसके अलावा जब देखिए नदियां जुड़ेंगी, जब नहरों का एक पूरा नेटवर्क बनेगा तो केवल सिंचाई ही नहीं होगी, जो भूजल जो है वो भूजल जो है आपका जो है बढ़ेगा और उससे आपको सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपकी जो है घरों तक पानी पहुंचाने में आपको आसानी होगी, आपके हैंडपंप सूखे नहीं रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि सभी की निगाहें इस परियोजना की होने पर, उससे होने वाले सफलता की जो है की तरफ निहार रही हैं, क्योंकि इससे बुंदेलखंड चमन हो जाएगा, वहां पे रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, खेती वहां पर उन्नत हो जाएगी, सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा विस्तार ले लेंगी। रवि जी, लाइट हाउस प्रोजेक्ट की अगर बात करें, इंदौर में वो उस प्रोजेक्ट के पायलट प्रोजेक्ट जो पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में केंद्र की सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है और मंशा ये है कि कम कीमत में अच्छे घर, सुव्यवस्थित घर और लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है पूरा एक उसकी जो संकल्पना है वो विस्तारित हो सके और इंदौर का चयन उसके लिए किया गया है कि मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो पूरे देश भर में बन रहा है उसमें इंदौर में वो बन रहा है। ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, आवास के मामले में किस तरीके से एक दिशा दे सकता है? देखिए आदित्य, ये एक बहुत ही शहरी विकास मंत्रालय की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं और ये टेक्नोलॉजी इस तरीके की लाइट हाउस, मुझे लगता है कि ज्यादा लोग अभी इससे परिचित नहीं होंगे, तो उनको भी बता दिया जाए कि इंदौर में जो 128 करोड़ की लागत से करीब 4.5 हेक्टेयर में ये योजना बनाई गई है। ये गरीबों के लिए एक ऐसा घर है जिसके ना तो आपको वहां पर पिलर बनाने होंगे, ना बीम बनानी होगी, ये सारी चीजें रेडीमेड आएंगी, फैक्ट्री से बन के आएंगी और सीधे वहां पर खड़ी कर दी जाएंगी। अच्छा, इनकी जो लागत है वो करीब 12.5 लाख रुपए एक मकान की लागत, एक फ्लैट की लागत पड़ रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गरीबों को ये घर जो है महज 6 लाख रुपए में दिया जाएगा, बाकी जो पैसा है वो केंद्र सरकार इनको प्रोवाइड करेगी। तो ये जो योजना अभी जो शुरुआत हुई है, ये हम सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर को ये जगह मिली है। वैसे देश भर की बात करें तो लखनऊ, अगरतला, राजकोट, चेन्नई, रांची में भी इस तरीके के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। अगर कोरोना काल नहीं आया होता तो आज हमारे सामने ये जो प्रोजेक्ट है ये मूर्त रूप ले लिया होता है इसने। लेकिन निश्चित रूप से ये आने वाली एक बहुत अच्छी योजना है और इसका बहुत अच्छा लाभ सभी को मिलेगा। इंदौर की बात हो रही है तो सुशील जी, अब इंदौर की स्वच्छता की भी बात कर लें। पंच लगाया था इंदौर ने इस साल भी,
2021 में लगातार 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आया हमारा इंदौर। किस तरीके से इस पूरे देश भर में इंदौर ने एक मैसेज दिया पूरे देश के तमाम उन बड़े शहरों को कि अगर किसी शहर की जनता जागरूक हो जाए, जज्बा लेकर अगर काम करे तो 1 बार 2 बार में तुक्का नहीं लगता है, 5 बार तक अगर उसे कंटिन्यू करना ये तुक्का नहीं माना जाता है, ये वाकई काम होता हुआ दिखाई देता है। देखिए आदित्य जी, बिया लोग, क्योंकि इंदौर में इसी तरीके से बोला जाता है कि बिया लोग इस मामले में मुझे लगता है पूरे देश में बहुत आगे निकले और इंदौर हमारे लिए गर्व की बात है, मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि लगातार स्वच्छता में जो है वो नए नए जो है आयाम स्थापित कर रहे हैं। तो और ये सही बात आप कह रहे हैं कि बड़े महानगरों के लिए जहां पर संसाधन ज्यादा है, जहां पर सुविधाएं ज्यादा है, जहां पर जो है सरकार पूरा ध्यान देती है, उसके बावजूद वो इस मुकाम को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि केवल संसाधन या सुविधाओं से कुछ नहीं होता, जनता का जुड़ना बहुत जरूरी है। तो जब जनता जुड़ती है तो परिणाम इंदौर जैसे आते हैं। ये जनता ने दिखाया है। और वैक्सीनेशन में भी इंदौर रहा है, अभी तक सबसे आगे चल ही रहा है। रवि जी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, एक बड़े चर्चा में रहने वाले चुनाव जो नहीं हो पाए, 2021 में होने थे और बल्कि और पहले होने थे। उसकी पूरी प्रक्रिया चल रही थी, आचार संहिता भी लग गई थी और उसके बाद वो वापस हो गए। विधानसभा में भी हमने देखा किस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बात की और अब आखिरकार उसको निरस्त कर दिया गया। बिल्कुल, मैं सही मायने में देखा जाए, अगर एक शब्द में कहा जाए तो पंचायत खत्म कर दी गई है अभी। लेकिन ये जो चुनाव है ना, ये आदित्य, पंचायत के जो चुनाव होते हैं, ये बहुत निचले स्तर से जो राजनीति शुरू होती है और इसी पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है या ग्रामीणों के अच्छे रहन सहन का आधार है या उनकी उन्नति का आधार है, ये कहीं ना कहीं पंच सरपंचों से जुड़ा हुआ है। इसलिए कोशिश तो ये की जानी चाहिए थी कि हम पंचायत चुनाव को सही समय पर कराएं, क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से कोरोना का कहर भी लगातार फैल रहा है, दूसरा आरक्षण पद्धति का जो बीच में पेंच लगा है, तो इसके मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई चारा था सरकार के पास में कि वो उसको अभी पोस्टपोन करते। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में जल्दी से ये सारी चीज़ें हमारे पकड़ में आए और हम जल्दी से पंचायत चुनाव करें। सुशील जी, 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव सरकार ने बनाने का तय किया और कई सारे आयोजन किए। योग दिवस आया तो हमने देखा कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वहाँ पर योग करवाया गया। जो सेनानी हैं या जो वो लोग हैं जिनकी वजह से हमको आज़ादी मिली, वो किसी भी धर्म समाज मजहब के हों, उन सबको याद किया जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण है अगली पीढ़ी को ये बताना, उनके योगदान को बताना। देखिए आदित्य जी, अगर आप देखें तो वर्तमान सरकार का एक स्लोगन है बहुत महत्व का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इसको अगर आप अब देखेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव से तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। देखिए मैंने फिर इसके पहले भी अपन एक विषय पे यही बोला था कि बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना और उनके बलिदान को लोगों को दिखाना, ये बहुत बड़ी बात जरूरी था और इसीलिए आजादी का अमृत महोत्सव। और आप देखिए 75 ऐसे क्रांतिकारी ढूंढे जा रहे हैं। मैं तो मतलब मैं खुद बहुत सारे लोगों को नहीं जानता था, ऐसे बलिदानियों को जिनको हमें भी जानने का मौका मिला। तो ये एक सरकार का बहुत बड़ा प्रयास था कि आप आजादी चलते 1 मिनट बचा है सर, मैं चाहूंगा 2 मुद्दे और बचे हैं, उन पे भी चर्चा कर लें। वो ये ओलंपिक में इस बार भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा रवि जी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़े गौरव की बात है कि 2021 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा इस मायने में, अगर देखा जाए खेलों के माध्यम से। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में 1-2 नहीं बल्कि हम लोगों ने 7 पदक जीते। और 7 में सबसे बड़ा जो हमारे पास उदाहरण है वो नीरज का जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतना। इसके अलावा भारतीय हॉकी का 41 साल बाद 1 पदक जीतना। ये निश्चित रूप से किसी भी देश के लिए गौरव, खेल संस्कृति ये देशों के गौरव होते हैं और इनमें अगर हम इतने अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं तो ये आने वाले कल की तकदीर भी हम कह सकते हैं। सुशील जी, टाटा को 7 दशक के बाद एयर इंडिया वापस मिला, इस खबर ने बहुत सुर्खियां बटोरी सर, और अब एयर इंडिया जो है वो टाटा के हवाले हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। देखिए एयर इंडिया लगातार घाटे में चल रहा था और उसको जो है सरवाइव करने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए, लोन भी दिए, लेकिन वो उसको मतलब घाटे से उबर नहीं पा रहा था। तो अंतिम विकल्प के रूप में यही था कि उसको किसी तरीके से जो है कैसे सरवाइव करे। और देखिए उसका भी कनेक्शन मध्य प्रदेश से ही जुड़ता है कि मध्य प्रदेश के उड्डयन मंत्री हैं और उनके ही कार्यकाल में टाटा को जो है एयर इंडिया मिला है। लेकिन अगर पूरे आप देखेंगे साल को तो बहुत सारी खट्टी यादों के साथ कुछ मीठी यादें भी इस वर्ष ने दी है।
लेकिन उम्मीद ये करना, हमें ये करना चाहिए कि जैसा हमने कहर जो है बीमारी का जो है इस वो साल ना हो, देखा है वो ना इस हो, साल वो ना हो। त्रासदी न भोगने को मिले। रवि जी, एक छोटा सा और कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और मध्य प्रदेश से कई मंत्रियों ने के राज्यपाल बन गए, थावरचंद गहलोत, और नए मंत्री मध्य प्रदेश से और आ गए। डॉक्टर एल मुरुगन सूचना प्रसारण राज्य मंत्री मध्य प्रदेश से राज्यसभा गए, और थावरचंद गहलोत एक बड़े नेता मध्य प्रदेश में, वो राज्यपाल बन के चले गए। देखिए, मध्य प्रदेश केंद्र की राजनीति में हमेशा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता रहा है और तमाम जितने भी बड़े बड़े मंत्री पद हैं वो मध्य प्रदेश को मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बाद में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से अधिकतर जो बड़े राजनेता हैं वो मंत्री पद उनको मिलता है, और कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश के लिए एक सौगात होती है, क्योंकि जब हमारे प्रदेश का राजनेता जाएगा तो उसकी जो योजनाएं होंगी उनसे कहीं उसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। डबल इंजन की सरकार की जो बात होती है वो कहीं ना कहीं सार्थक होती हुई दिखाई भी देगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सुशील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये वो प्रमुख खबरें थी, प्रमुख घटनाएं थी जिन्होंने 2021 में सुर्खियां बटोरी। साल खत्म हो रहा है, लेकिन इस साल की जो खट्टी यादें हैं हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा रिपीट हो, हम कभी उनसे फिर दो चार हो। कोरोना हमारे सामने जिस तरीके से हमने दूसरी लहर देखी वो बहुत भयावह थी, और अब ओमिक्रॉन जब हमारे सामने है 2022 के स्वागत में, तो हम उम्मीद करेंगे कि वो दोबारा तस्वीरें ना हो और हम खुद सतर्क रहें, क्योंकि एक ऐसा वायरस है ये जो हमसे ही आगे बढ़ेगा, और अगर हम इसको रोक देंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। वैक्सीनेशन इसका हथियार है, और अब देश 140 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगा चुका है, और ऐसे में अब देश जब संपूर्ण वैक्सीनेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि जो खतरा हमारे सामने 2022 शुरू होते होते दिखाई दे रहा है उसको भी हम पार कर लेंगे। 2022 अच्छा बीते, हम सब के लिए अच्छा बीते, खबरों की दुनिया के लिए अच्छा बीते, राजनीति के लिए अच्छा बीते, और तमाम अलग अलग क्षेत्रों में देश प्रगति करे, उन्नति करे। इस बात के साथ हम छोड़े जाते हैं इस चर्चा को। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम चर्चा में। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।